वॉइस उर्दू स्टोरी में खुश आमदीद। मेरी बात सुनकर आंटी के चेहरे पर लाली सी फैल गई और कहने लगी, बातें बनाना तो कोई तुमसे सीखे। और फिर मेरे सामने बैठकर पूछने लगी, कब आए तुम? तो मैंने कहा, आंटी बस अभी आया हूँ। फिर उन्होंने एक नजर कमरे के बाहर देखा और मुझसे बोली, नाजिया कभी भी अंदर आ सकती है, इसलिए प्लीज तुम अपनी नजरों पर कंट्रोल करो। हम दोनों के हक में यही बेहतर होगा। मैं ये नहीं चाहती कि इसको हम पर कोई शक हो। तो मैंने उनकी तरफ देखते हुए रोमांटिक लहजे में बोला, मैं आपको नहीं देख रहा, मगर मेरी नजरें खुद ब खुद आपका तवाफ कर रही हैं। अभी मैंने ये कहा ही था कि नाजिया कमरे के अंदर दाखिल हुई तो फौरन से आंटी नाजिया की तरफ देखते हुए बोली, बेटा दोपहर को मसरत आंटी का फोन आया था, लेकिन इस वक्त अब सोई हुई थी। वो कह रहे थे कि कोई जरूरी काम है, इसलिए आप उनको अभी फोन कर लो। आंटी की बात सुनकर नाजिया ने पहले तो मुझे देखा और फिर अपनी मामा की तरफ देखकर बोली, ओके मामा, और ये कहकर वो दूसरे कमरे में चली गई। इसके जाते ही आंटी ने मेरी तरफ देखा और बोली, शुक्र है इसको किसी बात का शक नहीं हुआ, वरना। आंटी की ये बात सुनकर मैं सोफे से उठा और उनके बिल्कुल करीब जाकर बोला, वरना क्या? वो मुझे इस तरह अपनी तरफ बढ़ता हुआ देखकर घबराए हुए अंदाज में बोली, ये तुम क्या कर रहे हो? तो मैंने उनसे कहा, अब घबराए नहीं, मैं तो बस जी भर कर आपके चेहरे को देखना चाहता हूँ। मेरी बात सुनकर वो एकदम से थोड़ा सा शर्माई और फिर बोली, क्या वाकई ही मैं इतनी क्यूट हूँ? तुम मुझे बना रहे हो? तो मैंने उनसे कहा, आप खुद को मेरी नजरों से देखें तो आपको पता चलेगा कि आप क्या हैं। और उसके साथ ही मैं उनकी तरफ झुक गया तो वो अपने हाथ से इशारे से मुझे दूर करते हुए बोली, क्या कर रहे हो? जवान बच्ची घर में है, अगर इसने देख लिया तो वो क्या सोचेगी? तो मैंने कहा, ठीक है मैं हिट जाता हूँ, मगर एक दफा आप मुझे गिले लगाने दे। मेरी ये बात सुनकर वो सोफे से उठी और बोली, एक मिनट, और ये कहकर वो बाहर चली गई। मगर जब वो वापस आई तो उनके कुछ कहने से पहले ही मैंने उनको गिले लगा लिया। फिर कुछ देर बाद हम अलग होकर सोफे पर बैठ गए और इधर उधर की बातें करने लगे। इसी दौरान आंटी मुझे बड़े धीमे लहजे में कहने लगी कि देखो, मैं तुम्हारे इतने करीब आ तो गई हूँ, मगर इस बात की किसी को भनक भी नहीं पड़नी चाहिए कि हम दोनों के बीच क्या चल रहा है। तो मैंने उनसे कहा, आंटी आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, ये राज सिर्फ हम दोनों के दरमियान ही रहेगा। और फिर कुछ ही देर बाद में उनके घर से निकलकर अपने घर की तरफ चल पड़ा। इसके बाद 2 दिन तक कुछ मसरूफियात की वजह से मैं उनके घर ना जा सका। फिर तीसरे दिन आंटी ने मुझे फोन किया और कहने लगी, आज शाम को तुम क्या कर रहे हो? तो मैंने उनसे कहा कि कोई खास नहीं। तो वो बोली, ठीक है फिर तुम शाम को मेरे घर आ जाओ, वैसे भी तुमको देखे हुए 2 दिन हो गए हैं। तो मैंने आने की हामी भर ली। फिर शाम को तैयार होकर मैं उनके घर की तरफ चल दिया। मेरे दस्तक देने पर आंटी ने ही दरवाजा खोला, मगर उन्हें देखकर तो मैं दंग ही रह गया, क्योंकि वो बड़े एहतमाम से तैयार हुई थी। उनको इतना तैयार देखकर मैंने उनसे कहा, आंटी जी आज तो अब कयामत लग रही है। तो उन्होंने मुस्कुरा कर मेरी तरफ देखा और मुझे अंदर आने का रास्ता दे दिया। तो मैं अंदर दाखिल हो गया, मगर मैंने इधर उधर देखा तो नाजिया मुझे कहीं नजर नहीं आई। मेरे पूछने पर उन्होंने बताया कि इसकी किसी दोस्त की बर्थडे है, तो वो सुबह से ही वहाँ गई हुई है। तो मैंने उनसे कहा कि आप नहीं गई? तो वो बोली, बर्थडे पार्टी रात को है, इसलिए हम रात को जाएंगे। नाजिया तो इसलिए जल्दी गई है कि वो अपनी दोस्त के काम में कुछ हेल्प करा सके। उनकी ये बात सुनकर मैं एक शरारती अंदाज में बोला, इसका मतलब है कि हम घर में इस वक्त अकेले हैं? तो वो हाँ में सर हिलाते हुए बोली, अकेले तो हैं, मगर कोई बदतमीजी नहीं चलेगी। मगर अब ये बदतमीज कहाँ बाज आने वाला था। फिर वही होने लगा जो शायद होना ही था। फिर जब हम थोड़ा रिलैक्स हुए तो आंटी मुझसे कहने लगी, ये जो कुछ हुआ है वो नहीं होना चाहिए था। तो मैंने आंटी की तरफ देखते हुए बोला, आप इतना परेशान क्यों हो रही है? इस बात का किसी को भी पता तो नहीं चलेगा और ये बात सिर्फ हम दोनों के दरमियान ही रहेगी। तो उन्होंने मुस्कुरा कर मेरी तरफ देखा और बोली कि आखिर तुमने अपनी जिद पूरी कर ही ली। और ये कहकर वो उठी और कहने लगी, अच्छा अब तुम जाओ, क्योंकि मुझे भी तैयार होकर पार्टी में जाना है। तो मैं भी उठा और उनके घर से निकलकर अपने घर की तरफ चल दिया। इसके बाद तो जब भी उनको मौका मिलता मुझे फोन करके बुलवा लेती और मैं भी खुशी खुशी उनके पास चला जाता, क्योंकि मैं उनको किसी सूरत भी नाराज नहीं करना चाहता था। और ये सब कुछ मैं सिर्फ नाजिया की वजह से ही कर रहा था कि किसी तरह मैं इस तक पहुंच सकूं
और अब मुझे अपनी मंजिल बहुत करीब नजर आ रही थी। उधर नाजिया भी अब मुझ में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेने लगी थी और इस बात को आंटी भी महसूस कर रही थी, मगर अब वो कुछ भी नहीं कह सकती थी क्योंकि वो तो खुद मेरे साथ। मगर फिर भी उन्होंने मुझे ढके छुपे लफ्जों में कह ही दिया कि देखो तुम नाजिया से दूर ही रहा करो, क्योंकि ऐसा ना हो कि कुछ उल्टा सीधा हो जाए। तो मैंने उनसे कहा, आंटी हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप सोच रही हैं, हम तो सिर्फ एक अच्छे दोस्त हैं और बस, इसलिए आप इस बात को लेकर बिल्कुल परेशान मत हो और मेरी तरफ से इत्मीनान रखें। मेरी ये बात सुनकर वो मुतमईन हो गई, मगर हकीकत तो यही थी कि मैं ये सब कुछ नाजिया के लिए ही कर रहा था। दिन ऐसे ही गुजरते रहे। फिर एक दिन मैं हसब मामूल ऑफिस में बैठा अपने काम में मसरूफ था कि मेरे मोबाइल पर नाजिया की कॉल आई। मैं उसकी कॉल देखकर हैरान हुआ क्योंकि ऑफिस टाइम में इसने मुझे कभी कॉल नहीं की थी। फिर जब मैंने कॉल उठाई तो वो बड़े प्यार भरे अंदाज में मुझसे कहने लगी, जनाब इस वक्त फोन करके मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? तो मैंने कहा नहीं, कोई ऐसी बात नहीं, मगर खैर तो है, तुमने इस वक्त फोन करने की जहमत कैसे की? तो वो बोली, जनाब सब खैरियत है, बस आपको एक बात की इत्तला देनी थी, इसीलिए आपको इस वक्त फोन करने की गुस्ताखी की है। तो मैंने कहा, नाजिया जी फरमाएं कौन सी इत्तला देनी है? तो वो कहने लगी, जनाब आपको ये बात याद है कि आपने मुझसे एक दरखास्त की थी? तो मैं झट से बोला, जी जी नाजिया जी याद है, इस बात को मैं कैसे भूल सकता हूँ, मगर अभी तक मेरी इस दरखास्त पे आपने नजर करम नहीं किया। तो वो बोली, यही इत्तला देने के लिए तो मैंने फोन किया है कि जनाब आज आपकी वो दरखास्त मंजूर कर ली गई है और अब आप जितना जल्दी हो सके मेरे घर पहुंच जाओ। और ये कहकर उसने फोन बंद कर दिया, मगर इस वक्त तो मेरी कोई खुशी की इंतहा न थी। फिर मैंने जल्दी से ऑफिस के काम को खैर बात कहा और मुन पर मिस्कीनी तारी करके बास के पास जा पहुंचा और अर्ज की के जनाब मेरे नाना जी को दिल का दौरा पड़ा है, इसलिए मुझे 2 घंटे की छठी अनायत फरमाई जाए। वो इस वक्त जिंदगी और मौत की कश्मकश में है। मेरी ये बात सुनकर बास ने मेरी तरफ देखा तो बास को अपनी तरफ मुतवज्जे पाकर मैंने अपनी आंखों को रोने जैसी शक्ल दे दी और एक ठंडा सांस भरती हुए बोला, सर मेरे नाना, और इतना कहकर मुन पर हाथ रख दिया। मेरी इस शानदार एक्टिंग का बास पर खासा असर हुआ। तो वो बोले, बुजुर्ग बहुत बड़ी नेमत होते हैं, तुम फौरन जाओ। उनकी ये कहने की देर थी कि मैं वहां से फौरन ही 9-2-11 हो गया और बाइक लेकर सीधा नाजिया के घर पहुंच गया। आज भी इसी तरह आसमान पर बादल छाए हुए थे। फिर बाइक से उतरकर दरवाजा खटखटाया। दरवाजा नाजिया ने ही खोला था। इस वक्त इसने एक काले रंग की शाल ओढ़ी हुई थी। मुझे देखकर बोली, बाइक भी अंदर ले आओ। तो मैंने बाइक अंदर लाकर खड़ी कर दी और हम बरामदे में पहुंच गए, जहां पर पहले से ही एक मेज और 2 कुर्सियां रखी हुई थी। फिर वो मुझे बैठने का इशारा करते हुए कहने लगी, आप बैठे, मैं चाय लेकर अभी आई। फिर चंद ही लम्हों बाद वो चाय ले आई। तो मैंने इससे आंटी का पूछा तो इसने बताया कि मामा माज के घर गई हैं और रात तक ही लौटेंगी। यहाँ मैं आपको ये बात बताती चलूं कि माज नाजिया का मंगेतर है, जिसका जिक्र मैं स्टोरी के पहले पार्ट में कर चुकी हूँ। खैर फिर वो चाय मेज पर रखकर मेरे सामने बैठ गई और मेरी तरफ कुछ ऐसी नजरों से देखने लगी कि मुझे एक गजल के चंद मिसरे याद आ गए। चुनांचे मैंने नाजिया की तरफ देखते हुए कहा, नजर जब इससे मिलती है मैं खुद को भूल जाता हूँ, बस एक धड़कन धड़कती है मैं दिल को भूल जाता हूँ। चाय बनाते बनाते इसने मेरी तरफ देखा और बोली, बड़ी शायरी फरमा रहे हो, खैरियत तो है ना? तो मैंने इससे कहा, मिस नाजिया मैं शायरी नहीं फरमा रहा, बल्कि तुमको देखकर शायरी खुद ब खुद निकलती जा रही है। मेरी ये बात सुनकर वो थोड़ा सा शर्माई, फिर मुस्कुरा कर बोली, मुझे ज्यादा बनाओ मत, मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि उन बातों के पीछे तुम्हारा क्या मकसद है। ये कहकर उसने चाय की प्याली उठाई और मेरी तरफ बढ़ाती हुई बोली, लो चाय पियो। तो मैंने इसके हाथ से चाय का कप लिया और हम चाय पीने लगे। हमारे कपों में अभी चाय खत्म भी ना हुई थी कि अचानक से बारिश शुरू हो गई। बारिश का पानी देखते ही नाजिया मस्त हो गई और मेरी तरफ देखकर बोली, आओ नहाते हैं। और मेरा जवाब सुने बगैर इसने अपनी शाल को कुर्सी पर रखा और भागकर अपने छोटे से लाने पहुंच गई और दोनों बाजू फैलाकर हल्की हल्की बारिश का मजा लेने लगी। फिर मेरी तरफ देखकर मुझे भी इशारे से अपने पास बुलाने लगी। तो मैं भी अपनी जगह से उठा और अपनी पेंट में पड़ी चीजें निकाली, जिसमें मोबाइल और पर्स वगैरह था। तो मैंने उनको मेज पर रखा और शर्ट उतार कर उसके पास चला आया। तो वो मुझे देखकर बोली,
ऐसे ही आ जाते अपने शर्ट क्यों उतारी? तो मैं इसकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोला, नहीं, मुझे इसके बगैर नहाना पसंद है। मेरी ये बात सुनकर वो भी मुस्कुरा दी और फिर एक शरारत भरे अंदाज में मेरी पैंट की तरफ इशारा करते हुए बोली, तो जनाब आपने ये भी क्यों पहनी हुई है, इसको भी आप। और इतना कहकर वो खामोश हो गई। अभी इसने ये कहा ही था कि मैंने झट से अपनी पैंट की तरफ हाथ बढ़ाया तो इसने फौरन ही मेरा हाथ पकड़ लिया और बोली, अरे अरे, ये आप क्या कर रहे हैं? मैंने तो बस मजाक के तौर पर कहा था। और आप हैं कि एकदम से सीरियस ही हो गए, तो मैंने अपना हाथ हटा लिया। इस वक्त हल्की हल्की बारिश हो रही थी और ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और वो इस मौसम का भरपूर तरीके से लफत उठा रही थी, मगर मेरा सारा ध्यान इसी की तरफ था और मैं मुसलसल इसको ही देखे जा रहा था। इसने पीले रंग की लोन की कमीज पहनी हुई थी। तब वो मुझे अपनी तरफ इस तरह देखते हुए बोली कि मैं देख रही हूँ आपका ध्यान बारिश की तरफ कम और मेरी तरफ ज्यादा है, इसलिए जनाब आप मुझे घूरना बंद करें और बारिश का मजा लें। दोस्तों, आप इस बात का अंदाजा बखूबी लगा सकते हैं कि बारिश का पानी गिरने की वजह से इस वक्त वो कैसी लग रही होगी। आप सच मानिए कि मुझे इस वक्त अपने आप को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो रहा था, मगर उसके साथ साथ अब मुझे ये भी लग रहा था कि मेरी इस कैफियत को वो भी भांप चुकी है। लेकिन इसकी तरफ से अभी तक मुझे कोई ग्रीन सिग्नल नहीं मिला था, इसीलिए मैं अभी तक अपनी गाड़ी को आगे नहीं बढ़ा सका। कुछ देर हम ऐसे ही बारिश में नहाते रहे, फिर हम जाकर सहन में लगी कुर्सियों पर बैठ गए। अभी हमको बैठे हुए थोड़ी देर ही हुई थी कि वो मुझसे कहने लगी, अब बैठे मैं चेंज करके आती हूँ, ऐसा ना हो कि मुझे जुकाम हो जाए। और ये कहकर वो कमरे की तरफ बढ़ गई। अभी कुछ देर गुजरी थी कि नाजिया के चलाने की आवाज आई, तो मैं फौरन से उठा और उसके कमरे की तरफ भागा, मगर उसके कमरे का दरवाजा बंद था। लेकिन जब मैंने हैंडल घुमाया तो दरवाजा खिल गया, मगर जैसे ही मैं अंदर दाखिल हुआ और जो मंजर मैंने देखा तो मेरी तो आंखें खिली की खिली रह गई और मैं वहीं ठिठक कर रह गया, क्योंकि नाजिया फर्श पर पड़ी हुई थी। शायद चेंज करने के दौरान इसका पैर स्लिप हो गया था, मगर मैं इसके करीब ना जा सका क्योंकि इसने अपनी शर्ट, फिर जैसे ही उसकी नजर मुझ पर पड़ी तो वो एकदम से अपने आप में सिमट सी गई। फिर मैंने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया तो वो मुझसे कहने लगी, मेरे पैर में मोच आई है और मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा। तो मैं उसकी तरफ देखे बगैर ही इससे बोला कि तुम आहिस्ता आहिस्ता उठने की कोशिश करो, मगर वो कहने लगी, मुझसे बिल्कुल भी खड़ा नहीं हुआ जा रहा। फिर मैंने जैसे ही दोबारा इसकी तरफ देखा तो इसने अपनी नजरें नीचे की तरफ झुका ली, तो फिर मजबूरन ने उसकी तरफ बढ़ा और उसको सहारा देकर खड़ा करने की कोशिश करने लगा, मगर जैसे ही इसने अपने दोनों हाथ मेरे गिले में डाले तो इस वक्त जो मेरी कैफियत थी मैं आपको बयां नहीं कर सकता। फिर जैसे तैसे करके मैंने इसको कुर्सी पर बिठाया और नीचे बैठकर उसका पैर दबाने लगा। फिर कुछ ही देर में इसको आराम आने लगा और उसके पैर का दर्द आहिस्ता आहिस्ता जाता रहा। फिर जब वो बिल्कुल रिलैक्स हो गई तो मैं उठा और उससे कहने लगा कि मैं बाहर जाके बैठता हूँ, अब चेंज कर लो। और ये कहकर मैं दरवाजे की तरफ चल दिया, मगर मैं अभी दरवाजे की तरफ पहुंचा ही था कि इसने मुझे पीछे से आवाज दी और कहने लगी कि इतना कुछ देख लिया है तो अब चेंज भी खुद ही कर दो। इसकी ये बात सुनते ही मैं वहीं का वहीं रुक गया, मगर जैसे ही मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मैं तो अपने हवास ही खो बैठा, क्योंकि वो तो मेरे सामने बिल्कुल ही। फिर उसको ऐसे में देखकर मुझे अचानक से एक शेर याद आ गया, तो इसकी तरफ बढ़ते हुए शेर पढ़ने लगा। मैं अक्सर ही ये कहता था इससे कि मैं प्यार करता हूँ तुमसे, मगर वो जब भी पास बुलाती थी मैं दुनिया भूल जाता था। मेरा शेर सुनकर उसके मुंह से एक जलतरंग सी हंसी निकली और उसकी इसी हंसी के साथ में उसकी तरफ बढ़ा। और दोस्तों, अब आप ही कमेंट करके बताइएगा कि फिर क्या हुआ होगा। मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। शुक्रिया।